जय हिंद प्यारे साथियों, उम्मीद है आपसे बहुत अच्छे होंगे। ये आपका अग्निवीर का प्रैक्टिस नंबर 7 है। इसमें हम करेंगे जो साइंस के 35 क्वेश्चन, और हर एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से करें। और अगर आप कोई भी मतलब वनडे एग्जाम देते हैं साइंस का, ये तो डिफेंस का ही है, डिफेंस का कोई भी एग्जाम देते हैं तो इससे बेसिक आपको पूरी मदद मिलेगी, ठीक है। और अगर आप 20 से 25 प्लस क्वेश्चन करते हैं तो आपकी साइंस भी बहुत अच्छी है। तो आइए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन किस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि की घटना उदाहरण किसका है। परावर्तन का, अपवर्तन का, विस्पंदन का या अनुनाद का। आपको 4 ऑप्शन मिलते हैं, और जब तक हम ऑप्शन पढ़ते हैं तो आप अपना ऑप्शन चूज कर लिया करें कि इनमें से कौन सा सही होगा, ठीक है। फिर मेरे साथ में देखें कि आपका सही या गलत है, ठीक है। तो प्रतिध्वनि की घटना का उदाहरण क्या होता है, पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो पहला का हमारा देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 का क्या आंसर होगा। प्रतिध्वनि का इसका मतलब कौन सा, ए से का मतलब परावर्तन। परावर्तन, अगर परावर्तन की बात करें तो क्या होता है परावर्तन, ध्यान से देखें। कोई भी व्यक्ति अगर प्रतिध्वनि सुनना चाहता है तो उसे मतलब मान लो ये एक वॉल है, एक दीवार है, इस दीवार से अगर कोई व्यक्ति ध्वनि सुनना चाहता है, यहाँ पे कोई व्यक्ति है, अगर मान लो ये कोई व्यक्ति है और ये ध्वनि सुनना चाहता है, तो इसके बीच की जो दूरी होती है, ये दूरी कितनी होनी चाहिए, ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो इसके बाद जो ये दूरी आवाज़ आएगी यहाँ से, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे प्रतिध्वनि। इसे क्या बोलेंगे, यह प्रतिध्वनि होगी। तो हम जानेंगे प्रतिध्वनि क्या होगी। किसी भी व्यक्ति के बीच की दूरी और दूसरे व्यक्ति के बीच की दूरी की ध्वनि जब उससे वापस टकरा के लगेगी तो उसे बोलेंगे प्रतिध्वनि। यहाँ से व्यक्ति बोलेगा और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा होगा, और यहाँ से आवाज़ जाकर इसके पास पहुँचेगी, दीवार से टकरा के कान तक पहुँचेगी, तो ये प्रतिध्वनि कहलाएगी। प्रतिध्वनि का टाइम कितना होता है, तो अगर समय की बात करें तो प्रतिध्वनि का जो समय होता है वो 1/10 होता है। इसका मतलब क्या है, जैसे आपने कोई बात कही, आपने सुनी, तो इसका जो समय काल होता है, हमारे कान पर जो कर्ण में जो आवाज़ ध्वनि रहती है वो 1 सेकेंड का 10वां भाग इतना टाइम ध्वनि रुकती है। तो उम्मीद है हमें कि पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा कि जो पहला क्वेश्चन है इसका आंसर है परावर्तन। कौन सा आंसर होगा, परावर्तन, ठीक है। कौन सा इसका ऑप्शन होगा, परावर्तन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 2 क्या करा। जब ध्वनि तरंग वायु से जल में अपवर्तित होती है तो निम्न में कौन सी राशि अपरिवर्तित रहती है। जैसे जब ध्वनि कहाँ जाएगी, जब ध्वनि हमारी जल वायु से, हवा से, हम बोलेंगे वायु में, हमने हवा में किसी को आवाज़ दी और वह आवाज़ अगर जल में जाएगी, जल में अपवर्तित होती है, तो निम्न से कौन सी राशि अपवर्तित रहती है। जैसे कि देखो, तरंग दैर्घ्य, या फिर ऑप्शन बी तरंग संख्या, ऑप्शन बी तरंग वेग, या ऑप्शन सी आवृत्ति। इनमें से कौन जो है अपवर्तित रहेगी, कोई बदलाव नहीं होगा, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो इसका हमारा ऑप्शन क्या हो रहेगा, दूसरे का हो रहेगा आवृत्ति। कौन चेंज नहीं होगी, तो इसमें आवृत्ति चेंज नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर क्या हो रहेगा, आवृत्ति, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर रहेगा डी, यानी कि आवृत्ति। आवृत्ति कभी भी चेंज नहीं होती, क्या नहीं होगी, आवृत्ति। अब ये आवृत्ति क्या होता है इसके बारे में जान ले थोड़ा। आवृत्ति क्या होता है, जैसे आपने एक टॉर्च लिया और रात में एक बल्ब पे मार दिया, या बल्ब के कांच पे से एक टॉर्च मारी, तो जो बल्ब के बीच से जो आगे को प्रकाश निकल जाएगा, तो जो किरणें होंगी जो आगे निकल जाएंगी वो अपवर्तित नहीं होंगी, और जो नहीं निकल पाएंगी वो क्या होगी, वो अपवर्तित हो जाएंगी। तो प्रश्न संख्या 2 का हमारा उत्तर होगा कौन सा, डी, यानी कि आवृत्ति एकदम सही होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। किसी तनी हुई डोरी में अनुप्रस्थ तरंग की चाल होती है। ऑप्शन ए डोरी में तनाव के अनुक्रमानुपाती, ऑप्शन बी डोरी के वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती, या ऑप्शन सी तनाव के व्युत्क्रमानुपाती, या ऑप्शन डी तनाव के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। तो इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर हमारा क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा हो रहेगा, इसका ऑप्शन बी से रहेगा। कौन सा, इसका हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला एकदम सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, बी से रहेगा। अच्छा, बी से क्या मतलब है, बी से मतलब है कि तनाव के जो वर्गमूल के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा। और देखो इसमें जो अनुक्रमानुपाती का मतलब क्या होता है कि जैसे कोई डोरी बंधी है, उदाहरण के लिए हम बताएं, यहाँ से एक ये पिलर है, यहाँ से, और ये एक पिलर है। अब इसके बीच में एक डोरी बंधी है, तो इसमें एक तारत होता है। अगर टाइट बंधी है, खींचेंगे तो इसमें एक तारत होता है। तो ये जो डोरी बंधी इसको बोलते हैं वर्ग के अनुक्रमानुपाती
अनुक्रमानुपाती होता है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि ये डोरी जो बंधी है इसके बीच जो तार होता है वो वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा इसका? ऑप्शन बी वाला सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी वाला सही हो रहेगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है किसी कंपन करते हुए क्वार्टज क्रिस्टल द्वारा उत्पन्न प्रासरव तरंगे होती हैं। क्वार्टज क्रिस्टल की जो उत्पन्न प्रासरव तरंगे कौन सी होती हैं? केवल अनुदैर्ध्य होती हैं, केवल अनुप्रस्थ होती हैं, अनुदैर्ध्य या अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ना तो अनुदैर्ध्य होती हैं और ना तो अनुप्रस्थ होती हैं। तो हमारा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा उत्तर कौन सा? ए एकदम सही हो जाएगा। कैसे रहेगा? ए एकदम से हो जाएगा। ए से हमारा क्या मतलब है? ये केवल अनुदैर्ध्य होती हैं। कैसी? केवल क्वार्टज में कैसी? केवल अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। किसमें? क्वार्टज में तरंगे जाएंगी कैसी? वो हमेशा अनुदैर्ध्य तरंगे होंगी। कैसी होंगी? हमेशा अनुदैर्ध्य होंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है? तो देखो अच्छा यहाँ पे रंग दिए गए कलर कि किस कलर में अत्यधिक ऊर्जा होती है आपसे पूछा गया है। जैसे कि ऑप्शन ए नीला प्रकाश, ऑप्शन बी हरा प्रकाश, ऑप्शन सी लाल प्रकाश या ऑप्शन डी पीला प्रकाश। तो निम्नलिखित किसमें उच्चतम ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा होगी, उसके बारे में बताना है किसमें अधिक ऊर्जा होती है। तो अगर हम प्रश्न संख्या 5 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि जो होगा हमारा नीला प्रकाश। कैसा? नीला प्रकाश, जो कि ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन ए वाला सही होगा, नीला प्रकाश। तो नीले प्रकाश में क्या होगी? जो ऊर्जा होती है वो अधिक होती है। अत्यधिक ऊर्जा किसमें होगी? नीले प्रकाश में होगी। और बात करें कि हमने देखा होगा जो अंतरिक्ष से किरण आती है उसमें कितने 7 रंग होते हैं। जो किरण होती है इसमें किरण में कितने 7 रंग होते हैं और ये रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। कितने जो 7 कलर होते हैं ये रिफ्लेक्शन पर कार्य करते हैं। ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य भी बोलते हैं। ये यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से तरंग दैर्ध्य से कलर निकलते हैं। तो हमारा कौन सा 5 का ऑप्शन कौन सा? ए वाला सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 भोजन बनाने के लिए प्रयुक्त विद्युत चुंबकीय विकिरण के वर्ग क्रम का भाग बताएं। जैसे कि आपने भोजन बनाने के लिए कोई सामग्री इकट्ठा की, व्यवस्था तैयार की, उसमें जो विद्युत चुंबकीय विकिरण होता है वो वर्ग जो वर्ड होता है उस क्रम का भाग मुझे बताना है। कैसे? जिसे अभी इसमें क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा। ऑप्शन आना है, देखिए परावैगनी किरणें, ब्रह्मांड किरणें या एक्स किरणें या सूक्ष्म तरंगें। आप एक और ऐसे कर सकते हैं कि अगर गर्म भोजन होता है, खाना बनाते हैं तो उसकी महक ज़्यादा दूर तक जाती है। क्यों? उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो घूमते रहते हैं। आपके घर में कोई अच्छा भोजन बनाओ स्वादिष्ट तो देखना उसकी महक पूरे घर में फैल जाएगी। लेकिन अगर वही खाना ठंडा हो गया तो उसकी महक कहीं नहीं जाती। इसका मतलब क्या है? आखिर ऐसा कैसे होता है? तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का उत्तर जाएगा वो रहेगा कौन सा? डी। कौन सा? डी से रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का क्या रहेगा? डी से होगा। मतलब सूक्ष्म तरंगे। जो सूक्ष्म तरंगे हैं ये विद्युत विकिरण वर्ग के भोजन का क्रम का भाग होते हैं। कौन सा? सूक्ष्म तरंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा? डी वाला सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 सितार एक यंत्र होता है। सितार के तार में किस प्रकार का कंपन उत्पन्न होता है? जब कोई गिटार बजाता है ऐसे करके तो इसमें क्या कुछ तार लगे होते हैं, तो वहां से जो कंपन उत्पन्न होती है, ध्वनि आती है, वो किस कंपन के द्वारा ध्वनि आती है इसकी बात की जा रही है। तो परागामी अनुप्रस्थ कंपन होता है उसमें, या परगामी अनुदैर्ध्य कंपन होता है, या ऑप्शन सी अपरगामी अनुदैर्ध्य कंपन होता है, या फिर ऑप्शन डी अपरगामी अनुप्रस्थ कंपन होता है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारा उत्तर जाएगा वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 7 का सही रहेगा डी। मतलब कि उसमें क्या होगा? अपरगामी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। जैसे कि वो यंत्र होता है, जो तार का यंत्र होता है उसमें हल्का सा एक मतलब रिंग टच की जाती है तो उसमें कंपन उत्पन्न होता है, उस कंपन से ध्वनि निकलती है और उसी ध्वनि को हम क्या करते हैं? म्यूजिक में शामिल कर लेते हैं। तो जो होगा क्वेश्चन नंबर 7 का डी सही हो जाएगा। ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। 8 है उष्मा का मात्रक क्या है? इससे इजी क्वेश्चन नहीं मिल सकता। उष्मा का मात्रक क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा उष्मा का मात्रक क्या है। जैसे कि उष्मा का मात्रक होता है, हम बता दें आपको, जूल। क्या होता है? उष्मा का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन है पहले जूल, वाट, वोल्ट, रेडियन, तो नहीं, उष्मा का मात्रक जूल होता है, जो कि 8 का हमारा आंसर कौन सा? ए वाला एकदम सही हो जाएगा। अच्छा, उष्मा से मतलब क्या है? जैसे कि उष्मा से मतलब हमारा इस प्रकार है, जैसे कि हम क्या करते हैं, अभी आपने पानी लिया और प्रेशर कुकर में रख दिए, जब मतलब बाउल होने के लिए।
अब पानी जो उसमें बाउल होगा तो उसके अंदर एक उष्मा उत्पन्न होगी जो कि भाप के रूप में होगी। अच्छा, जो भाप के रूप में उष्मा होगी उसकी जो गुप्त उष्मा है ना वो बहुत अधिक होती है, और इसी कारण क्या होता है कि भाप की उष्मा आग से ज़्यादा होती है। और यहाँ पे जो ये उसमें उष्मा आएगा उसी उष्मा का जो मात्रक होता है वो क्या होगा, जूल होगा। क्या होगा, जूल। 8 का हमारा उत्तर कौन सा, ए वाला एकदम सही हो जाएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। समतल दर्पण, जैसे कि हमने दर्पण बनाया, समतल दर्पण बना, एक मिनट, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, 25 सेंटीमीटर होती है या 50 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण की अगर वक्रता त्रिज्या की बात करें तो हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा, यानी कैसी होगी, अनंत होती। कैसी, अनंत होती है। अनंत से क्या मतलब है, अनंत होती है। तो देखिए आप कोई दर्पण बनाए, जैसे कि हमने एक दर्पण बनाया, इस प्रकार एक दर्पण बनाया, और इसी दर्पण से ये कोई वस्तु, यहाँ पे ये कोई छोटी सी मैंने एक वस्तु बनाई, ये छोटी सी एक मैंने वस्तु बना दी। अब इस वस्तु पे क्या करना है, ये वस्तु पे, अब इस वस्तु को इसमें देखना है। तो यहाँ से जो समतल दर्पण है इसकी दूरी फोकस बनेगा, तो यहाँ पे ऐसे फोकस बनेगा इस प्रकार से। लेकिन यहाँ से जो फोकस आएगा वो बिखरता कटता हुआ चला जाएगा ऐसे, मतलब यहाँ से ऐसे कटता निकल जाएगा और फिर आगे कट जाएगा, मतलब ये रुकेगा, ये दूरी होगी इसकी बढ़ती चली जाएगी। तो कह सकते हैं समतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होगी वो कैसी होगी, वह अनंत होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता। जब कोई तरंग वायु से यानी हवा से जल में प्रवेश करती है तो क्या नहीं बदलता। क्या आवृत्ति नहीं बदलती, क्या आयाम नहीं बदलता, या तरंग दैर्घ्य नहीं बदलती, ऑप्शन डी, या चाल नहीं बदलता। इनमें से क्या नहीं बदलता। 10 का देखते हैं। तो जब कोई तरंग वायु से जल में प्रवेश करती है तो उसका क्या नहीं बदलता है। तो 10 का हमारा ऑप्शन कौन सा, ए इस वाला सही हो जाएगा। क्या भैया, 10 का उत्तर ए वाला सही हो जाएगा। 10 का क्या हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। 10 का ए सही हो जाएगा, यानी कि उसकी जो आवृत्ति होती है वो नहीं बदलती। जैसे कि आवृत्ति हम बता दें, जो आवृत्ति होती है वो क्यों नहीं बदलती है, क्योंकि देखो अगर कोई चीज वायु के अंदर प्रवेश करती है, वायु से जल में प्रवेश करती है, तो वो अपना रूप नहीं छोड़ेगी, अपने रूप के साथ ही जाएगी। ध्वनि तो ध्वनि के साथ जाएगी। अगर आप वायु में जल में देखेंगे तो जो दिखेगा वो साफ दिखेगा, इसलिए वो अपना रूप नहीं छोड़ती है। तो जो आवृत्ति है वो वायु से जल में भी नहीं बदलती। ठीक है, तो 10 का ऑप्शन कौन सा, ये वाला सही रहेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है, ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, ऑप्शन बी तरंग दैर्घ्य पर, ऑप्शन सी आयाम पर, या ऑप्शन डी तारत पर। तो ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, तो क्वेश्चन नंबर जो 11 है इसका उत्तर हमारा क्या, बी सही हो जाएगा। क्या भैया, बी, यानी कि ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की जो उच्चता होती है वो तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करती है, कि जितनी बड़ी तरंग दैर्घ्य होगी उतनी अधिक ध्वनि होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 का बी होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। माइका एक ग्रुप है, बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 12, माइका एक ग्रुप है किसका, ए खनिज का, बी कीमती पत्थर का, सी लकड़ी का, डी इनमें से कोई नहीं। तो माइका एक ग्रुप है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें अगर हम, तो क्वेश्चन नंबर 12 जो माइका एक ग्रुप है इसका हमारा ऑप्शन ए से हो जाएगा। क्या मतलब, खनिज का। किसका, खनिज का। माइका है क्या है, खनिज का रूप है, क्योंकि माइका एक ठोस पदार्थ है जो कि पहाड़ों या फिर चट्टानों में पाया जाता है। ये पत्थर की तरह होता है। ठीक है, तो यह खनिज है और जो मतलब पृथ्वी के अंदर पाया जाता है माइका। तो हमारा ऑप्शन कौन सा 12 का, ए वाला सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, हाइड्रोजन का वह गुण, जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का वह गुण जिसके द्वारा हाइड्रोजन को क्षार धातुओं से पृथक किया जाता है। मतलब हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से अलग किया जाता है। हाइड्रोजन को अलग किया जाता है किसके द्वारा। तो ऑप्शन ए है इसका अपाचय को गुण करके, ऑप्शन बी इसका विद्युत धनात्मक गुण करके, या फिर इसकी धनात्मक आधातुओं की बंधुता करके, या फिर इसका आधात्मिक गुण करके। तो हम बता दें 13 है जो हाइड्रोजन का वह गुण जिसके द्वारा हाइड्रोजन क्षार से अलग किया जाता है, इसका ऑप्शन कौन सा 13 का बी से होगा। क्या 13 का जो सही होगा क्या सही हो जाएगा, 13 का बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, बी वाला। मतलब जब कभी भी कोई वस्तु एक वस्तु से अलग होती है तो वो धनात्मक गुण के द्वारा ही अलग होती है।
अगर ऋणात्मक होगा तो अलग ही नहीं होगी। तो धनात्मक अगर से अलग होगी तो इसका विद्युत धनात्मक गुण होगा, जो कि हमारा ऑप्शन कौन बी होगा, धनात्मक गुण होगा। कैसा? धनात्मक गुण होगा, विद्युत का धनात्मक गुण होगा। और इस गुण के कारण जो क्या होगा, ये एक दूसरे से अलग हो जाएगा, हाइड्रोजन से अलग हो जाएगा। और अगर हाइड्रोजन की बात करें तो यह आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाया जाने तत्व है। और हाइड्रोजन को ही आवारा तत्व भी कहते हैं। इसके 3 आइसोटोप होते हैं, ठीक है, जो कि प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम होते हैं। उसके बाद ये सबसे हल्का तत्व होता है और कभी एस ग्रुप में आता है, एस-पी-डी-एफ है, एस में इसको स्थान मिला है, ठीक है। तो और इसके सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन को ही भविष्य का ईंधन भी कहते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आगे 14 कौन सा अगला है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, भूमि में कभी कभी चूना डाला जाता है जिससे भूमि की अम्लता बढ़ जाती है। ऑप्शन क्या है, जिससे भूमि की अम्लता बढ़ जाती है। ऑप्शन बी, भूमि की क्षारीयता बढ़ जाती है। ऑप्शन सी, अधिक छिद्रित हो जाती है। ऑप्शन डी, भूमि में नाइट्रेट का भंडारण हो जाता है। तो भूमि में कभी कभी चूना क्यों डाला जाता है? देखो, अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, आपने देखा होगा कि हम लोग खाद डालते हैं, खाद के माध्यम से चूना नमक भी डाल देते हैं। क्यों? जैसे कि आपने धान लगाया खेत में और उसमें अम्लता बढ़ गई, तो अभी क्या है, धान के लिए क्षारीयता चाहिए, तो क्षार बढ़ाने में क्या करेंगे, उसमें नमक, यूरिया, खाद, पोटेशियम डालते रहते हैं। तो कहेंगे ऑप्शन कौन सा, बी सही रहेगा। मतलब 14 कौन सा, बी सही रहेगा। भूमि की क्षारीयता बढ़ाने के लिए, क्या भैया, भूमि की क्षारीयता बढ़ाने के लिए, क्षारीयता बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम डालते हैं क्षार, जैसे कि पोटेशियम भी डाल देते हैं, नमक डाल देते हैं, निरमा डाल देते हैं, अत्यधिक खाद डालते रहते हैं अम्लता को दूर करने के लिए। और जो धान की खेती होती है वो कैसी भैया, वो खरीफ की फसल होती है, और जो खरीफ की फसल है धान की वो जून जुलाई में बोई जाती है। तो पानी अत्यधिक जाती है, और अत्यधिक पानी क्या चाहता है, क्षार चाहता है, पानी कभी अम्ल नहीं चाहता। इसलिए क्वेश्चन नंबर 14 का कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है। क्वेश्चन 15 है, कृत्रिम उर्वरक में उपस्थित सामान्य तत्व। अब कृत्रिम उर्वरक में कौन से होंगे? ऑप्शन ए है नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा पोटेशियम। ऑप्शन बी, नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा सोडियम। ऑप्शन सी, कैल्शियम, पोटेशियम या सोडियम। या ऑप्शन डी, आवर्त सारणी के सभी तत्व। तो कृत्रिम उर्वरक में उपस्थित सामान्य तत्व क्या होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है और इसको हम लोग जानते भी हैं। एक बार देखना, अगर 15 की बात करें, हमारा ऑप्शन ए सही रहेगा। कैसे? आप देखते हैं हम लोग खाद डालते हैं कभी NPK, आप लाते हैं मार्केट से NPK। तो इनका मतलब क्या होगा, नाइट्रोजन, पी का मतलब फास्फोरस, के का मतलब पोटेशियम। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम, हमारे पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। तो कौन सा 15 का ए सही रहेगा। ये 3 क्या उर्वरक हैं, तीनों उर्वरक हैं जो कि क्या है, किसी भी मिट्टी की अम्लता दूर करते हैं, उसमें क्षारीयता बढ़ाते हैं NPK, और तभी कोई भी फसल अच्छे से हो जाती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, 2 वाष्पशील तरल पदार्थ मेथिल अल्कोहल और एसीटोन को अलग अलग करने के लिए किस प्रक्रिया का इस्तेमाल किया जाता है? हमें अलग किसको करना है, मेथिल अल्कोहल को और एसीटोन को, इनको अलग करना है। तो इसका ऑप्शन ए है आंशिक आसवन द्वारा या छानन द्वारा। ऑप्शन सी, क्रोमेटोग्राफी द्वारा। या ऑप्शन डी, निस्तारण द्वारा। तो बता दें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16, अगर बात करें 16 का क्या उत्तर जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो उत्तर होगा वो हमारा ए से होगा। कौन सा, ए से हो जाएगा। क्यों? अगर 16 का ऐसे कैसे, देखो जब भी हम क्या करेंगे, मेथिल अल्कोहल को और एसीटोन को अलग करेंगे तो हम आंशिक आसवन द्वारा, किसके द्वारा, आंशिक आसवन द्वारा, किसके द्वारा, आंशिक आसवन के द्वारा में से अलग कर सकते हैं। जैसे कि आपने क्या किया, चाय ली, चाय पीते हैं, चाय को करते हैं छानते हैं छन्नी से, ताकि वो अलग हो जाए। क्योंकि अगर आंशिक आसवन मतलब होता है कि कोई चीज़ को छानना, एक हिसाब से ये छानन विधि ही है, लेकिन ये अल्कोहल के लिए, क्षारीय अम्लता के लिए है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 17। पानी के अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन ए है 1:3। ऑप्शन 2 है ऑप्शन बी है 2:1। ऑप्शन सी है 3:1। या ऑप्शन डी है 1:2। तो पानी में अणु, हाइड्रोजन के जो अणु हैं, पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणु हैं, इनका अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 17 की अगर बात की जाए तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, वैसे तो देखो अगर हम जल की बात करें, जल
यहाँ पे जल, तो जल में क्या होता है, 2 होते हैं हाइड्रोजन और 1 होता है ऑक्सीजन। और हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 होता है, ऑक्सीजन का कितना होता है, 8 होता है। हाइड्रोजन का परमाणु भार भी 1 होता है और ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। अगर इनका हम रेशियो बनाएं, अनुपात बनाएं दोनों का, तो कैसे बनाएंगे, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन अनुपात, उसके बाद ऑक्सीजन कितना है, इस तो परमाणु भार लेते हैं, ये वाला लेंगे, ये वाला, और कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अब काटो, 2 1 का 2 और 2 8 16। कोई भी जल 1 8 अनुपात में होता है, लेकिन अब यहाँ पे जल के अणु पूछे गए, क्वेश्चन क्या पूछा है, जल के अणु पूछे गए। और जल के अणु की अगर बात करेंगे तो जल का अणु होता है वो 2:1 के अनुपात में होता है, जो कि 17 का हमारा ऑप्शन कौन सा, बी वाला सही हो जाएगा। 17 का बी वाला एकदम सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 18। चूने से सफेदी के दौरान कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हवा में ... किसके साथ धीरे धीरे अभिक्रिया करता है ताकि दीवारों पर कैल्शियम कार्बोनेट की पतली परत बन सके। और जब ऐसा हो जाएगा तो दीवारें हमारी खराब नहीं होगी। हमारा पहला ऑप्शन है सल्फेट, ऑप्शन बी है कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, या ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्योंकि दीवारें अगर खराब नहीं होंगी तो इत्यादि ज़्यादा दिन तक चलेंगी। क्वेश्चन नंबर 18 की अगर बात करें तो 18 का हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, डी से रहेगा। क्यों, CO और 2 कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम शुष्क बर्फ भी कहते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि सफेदी के दौरान जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वह धीरे धीरे अभिक्रिया करता है, लेकिन ताकि दीवार पर ना करे कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ाई जाती है और उसी परत पर धीरे धीरे क्या बनता रहता है, कैल्शियम ऑक्साइड, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड बनता रहता है। तो हमारा कौन सा 18 का कौन सा, डी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन 19 क्या करा है। ... एक प्रकाशीय रासायनिक समीकरण नहीं है, इनमें से बताना कौन सा प्रकाशीय रासायनिक समीकरण नहीं है, इसके बारे में पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए है नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन के द्वारा अमोनिया का संश्लेषण, ऑप्शन बी मीथेन का मुक्त मूलक क्लोरीकरण, या ऑप्शन सी है फोटोग्राफी, या ऑप्शन डी है हाँ फोटोग्राफी। ठीक है, तो इनमें से कौन सा नहीं होगा। तो अगर हम बात करें 19 की, तो हमारा जो 19 का उत्तर होगा क्या रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 का जो उत्तर होगा वो हमारा कौन सा, इसमें डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा, सॉरी इसमें कौन सा, ए वाला, सॉरी 19 का कौन सा, 19 का ए वाला सही हो जाएगा। कैसे, देखो जो प्रकाशीय रसायन पूछा गया, रासायनिक प्रकाशीय से, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन और अमोनिया ये तीनों कहाँ पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसके बाद मीथेन का मुक्त मौलिक क्लोरीकरण ये प्रकाशीय रासायनिक में नहीं है, तो कौन सा नहीं है, तो देखो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया पृथ्वी पर पाए जाते हैं। उसके बाद बात करें मीथेन का मुक्त मूलक क्लोरीकरण, ये होगा किसके द्वारा, तो ये रासायनिक समीकरण होगा। और प्रकाश संश्लेषण, ये तो देखो प्रकाश तो आ ही रहा प्रकाश से, तो रासायनिक हो गया। और फोटोग्राफी, या फोटोग्राफी करते हैं उसमें भी रासायनिक करते हैं, लेकिन नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, वो नाइट्रोजन हाइड्रोजन और अमोनिया ये क्या है, ये रासायनिक नहीं है। ये कैसे हैं, ये रसायन क्रिया में भाग लेते हैं पर रासायनिक नहीं है। तो 19 का हमारा कौन सा, ये वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। 20 क्वेश्चन नंबर 20 है, जल में अम्ल के मिश्रण को क्या कहा जाता है जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता में कमी हो जाती है। इस प्रकार का क्वेश्चन हम कर चुके एक बार है, थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, शायद क्वेश्चन नंबर 1 या सेट में 2 में किया था। ऑप्शन ए सांद्रता, ऑप्शन बी उदासीकरण, ऑप्शन सी तनुकरण, या ऑप्शन डी है अम्लीकरण। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 20 की, तो क्वेश्चन नंबर जो 20 है इसका हमारा उत्तर सही रहेगा, क्या रहेगा, सी। सी के मतलब क्या रहेगा, तनुकरण, मतलब क्या इसका है तनुकरण सही रहेगा एकदम, तनुकरण एकदम सही हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो जिसके परिणाम स्वरूप प्रति इकाई आयतन में आयतनों की सांद्रता, मतलब आयतन में आयतनों की सांद्रता जो बढ़ती है वो तनुकरण के द्वारा ही बढ़ती है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है। एथेनोइक एसिड का सामान्य नाम क्या है, ब्यूटेनोइक एसिड, या एसिटिक एसिड, या फिर फार्मिक एसिड, ऑप्शन डी प्रोपेनोइक एसिड। तो हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 21 इसका उत्तर हो जाएगा हमारा कौन सा रहेगा, 21 का बी से रहेगा। कौन सा, एसिटिक एसिड।
जो हमारे पास क्वेश्चन है एथेनोइक एसिड है, इसका जो सामान्य नाम होता है वो क्या होता है, एसिटिक एसिड होता है, जिसे हम सिरका के नाम से जानते हैं। कौन सा, सिरका के नाम से भी जानते हैं, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये इसे सिरका के नाम से भी जानते हैं। ये क्या करता है, ये जो है एथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22, आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है। क्वेश्चन रिपीटेड है और थोड़ा नाम चेंज है, ब्यूटेन को हमने आइसोब्यूटेन किया क्योंकि इसी प्रकार आया है एग्जाम में। आइसोब्यूटेन का आणविक सूत्र क्या है, C4H10, ऑप्शन बी C4H8, ऑप्शन सी C3H8 या ऑप्शन डी C3H3। ऑप्शन ए है हमारा A4H8, ऑप्शन बी है C4H10। अब बताएं आइसोब्यूटेन का जो सूत्र होगा वो क्या होगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा हमारा 22 है, क्वेश्चन नंबर 22, और इसका जो सूत्र होगा वो हमारा कौन सा हो जाएगा, यानी बी वाला से जाएगा। कौन सा, बी से जाएगा, मतलब कि C4H10। ये है ब्यूटेन, ये क्या है, ये है ब्यूटेन, और इसे हम रसोई गैस के नाम से भी जानते हैं क्योंकि जो रसोई खाना बनता है वो ब्यूटेन गैस से। अच्छा, रसोई में जो खाना बनता है वो ब्यूटेन का कुछ मिलाया भी जाता है क्योंकि ब्यूटेन के साथ जो दूसरी गैस होती है वो कौन सी होती है, प्रोपेन। ब्यूटेन और प्रोपेन, इन दो गैसों को मिलाया जाता है और इन गैसों का रिसाव हो पता चल जाए, उसके लिए क्या मिलाया, उसके लिए हमें मिथाइल मिथाइल मरकैप्टन मिलाई जाती है। कौन सी, मिथाइल मरकैप्टन, अच्छा, मिथाइल मरकैप्टन मिलाई इसलिए जाती है ताकि अगर इन दो गैसों का रिसाव हुआ और ये महकती बहुत है तो मिलेगी तो महक होगी, तो हम जान जाएंगे कहीं पे कि ब्यूटेन या प्रोपेन का रिसाव हो रहा है, जिससे कि दुर्घटना से कोई भी बच सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 22 का उत्तर क्या हुआ, बी। चलिए क्वेश्चन में देखते हैं 23 क्या कह रहा है। एक पक्षी जो दांतों के लिए जाना जाता है, ऑप्शन है गिद्ध, ऑप्शन बी कीवी, या ऑप्शन सी डोडो पक्षी, या ऑप्शन सी आर्किटोरिक्स पक्षी। तो अपने दांतों के लिए कौन सा पक्षी जाना जाता है, अपने दांतों के लिए कौन सा पक्षी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करें तो अपने दांतों के लिए जाना जाता है, उसका नाम है कीवी। कौन सा पक्षी, जो कीवी पक्षी है ये अपने दांतों को कुतरने के लिए जाना जाता है। हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा, 23 का ऑप्शन हमारा बी वाला सही हो जाएगा। और अपने संसार का सबसे छोटा पक्षी कौन सा होता है, गुंजन पक्षी होता है। ठीक है, चलिए, और सबसे बड़ा कौन सा होता है, शुतुरमुर्ग होता है। यहाँ से बनता है कि विश्व की सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, तो शुतुरमुर्ग के अंडे की सबसे बड़ी कोशिका होती है। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा, जो पदार्थ की चौथी अवस्था है वो क्या होती है, पदार्थ की चौथी अवस्था है। लेकिन सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, तो माइकोप्लाज्मा की कोशिका होती है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा 24 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है, यानी कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। ऑप्शन ए है रिकेट्स, ऑप्शन बी बेरी, ऑप्शन सी जीरोफ्लेथेमिया, या ऑप्शन डी स्कर्वी रोग। तो विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विटामिन डी की कमी से क्या हो जाएगा, तो बच्चों में हो जाता है रिकेट्स रोग। कौन सा, रिकेट्स रोग की बच्चों को हो जाता है विटामिन डी की कमी से। अगर विटामिन डी की कमी है बच्चों में तो कौन सा, रिकेट्स रोग हो जाएगा। ठीक है, और विटामिन डी हमें प्राप्त कहाँ से होती है, तो हमें सूर्य से प्राप्त होती है। विटामिन डी हमें सूर्य के माध्यम से प्राप्त होती है। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो उसका वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है कैल्सीफेरॉल, विटामिन डी का वैज्ञानिक नाम है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर रिटेक्स, मतलब ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, रिटेक्स जो होता है विटामिन डी की कमी से होता है। विटामिन डी सूर्य में पाया जाता है और विटामिन डी का जो वैज्ञानिक नाम है वो कैल्सीफेरॉल इसका वैज्ञानिक नाम है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कर रहा है। 25 है, जड़ें किसके उत्पन्न होती हैं, जड़ें किससे उत्पन्न होती हैं। मूलांकुर से, ऑप्शन बी परांकुर से, ऑप्शन सी तने से, या ऑप्शन डी पत्ती से। तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया, जड़ें किससे उत्पन्न होती हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या होगा। जड़ें किस प्रकार उत्पन्न होती हैं, तो 25 का हमारा आंसर रहेगा ए, यानी कि मूलांकुर। जो जड़ें होते हैं वो मूलांकुर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। किससे, मूलांकुर के द्वारा उत्पन्न होती हैं। अब हमें बताइए, ऑप्शन में आप कमेंट में बताना मूली क्या है, मूली जड़ है या तना है, हम बता चुके हैं।
बताना गाजर क्या है, गाजर क्या है, गाजर जड़ है कि तना है। उसके बाद एक और हम आपको देंगे, चलो आप बताना प्याज क्या है, प्याज क्या है, प्याज जड़ है कि तना है। इनके बारे में चर्चा हम कर चुके हैं, ठीक है। ये कमेंट में भी तीनों ऑप्शन बताना, मूली, गाजर, प्याज जड़ है, कौन कौन जड़ है, कौन कौन तना है। चलिए, तो 25 का हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर ए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। श्वास रंध्र किसमें उपस्थित होता है, श्वास रंध्र किसमें उपस्थित होता है, मरुद्भिद में या जलोद्भिद में या फिर समुद्रभिद में या फिर मैंग्रोव पादपों में। आप देखिए श्वास रंध्र, इसका मतलब है हम उस पत्ते की बात करते हैं, उस वृक्ष की बात करते हैं जो श्वास ले सके, जो सूर्य के द्वारा फोटोसिंथेसिस क्रिया में फ्लोएम का वर्क कर सके, यानी अपना भोजन बना सके, उसकी बात की जाती है। तो श्वास रंध्र ये ग्रेना के द्वारा होता है। देखो बताएंगे श्वास रंध्र किसमें उपस्थित होते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। देखो क्वेश्चन नंबर 26। अब देखो 26 का हमारा कौन सा डी से रहेगा, मैंग्रोव। देखो ये हुआ है कि अगर मरुद्भिद की बात करें तो मरुद्भिद के पौधे जल में होते हैं, सांस नहीं पाएंगे। और जलोद्भिद जल में होते हैं, वहाँ भी पत्तों को सांस नहीं मिलेगी। और समुद्रभिद ये भी जल में होते हैं। ये कुछ पौधे हैं जो समुद्र के हैं। उसके बाद अब हम बात करते हैं मैंग्रोव पादपों की। तो मैंग्रोव जो पादप हैं, ये जो पादप होते हैं ये कैसे होते हैं, ये पादप सूखे में मैदान में पाए जाते हैं। अब सुनो, जैसे मैंने एक पत्ती बनाई यहाँ पे, ये एक पत्ती बन गई, ठीक है। अब इस पत्ती में क्या होता है, हल्के हल्के छिद्र होते हैं, ऐसे छिद्र होते हैं। और इन छिद्रों को हम क्या कई बार ग्रेना के नाम से जानते हैं। और इन ग्रेना के द्वारा क्या होता है, पत्ती क्या करती है, पत्ती अपना भोजन तैयार करती है। क्या तैयार करती है, पत्ती अपना भोजन तैयार करती है। और इस भोजन को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस क्रिया, जिसके द्वारा पौधे भोजन लेते हैं। हमने बताया था कि पौधे जब कोई जल लेते हैं तो जल लेने की क्रिया क्या कहलाती है, जल लेने की क्रिया कहलाती है जाइलम। जाइलम के द्वारा पौधे क्या करते हैं, अपना जल ग्रहण करते हैं। और फ्लोएम के द्वारा क्या करते हैं, फ्लोएम से ये भोजन, मतलब फ्लोएम से भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या है, वो है फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा ये पौधे भोजन तैयार करते हैं। और ये जो पूरी कहानी किसके द्वारा होती है, ये सब सूर्य के द्वारा तैयार की जाती है। किसके द्वारा, सूर्य के द्वारा तैयार की जाती है, ठीक है। और दो पूरी क्रिया क्या कहते हैं, इसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। इस पूरी क्रिया को फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। फिर से देखना एक बार, जो पादप होते हैं मैंग्रोव के होते हैं, ये सांस लेते हैं, रंध्र, श्वास रंध्र होते हैं इनमें। ये ग्रेना पाए जाते हैं, हल्के ये जो बिंदी हैं इनमें क्या ग्रेना होती है, ये होती है ग्रेना। ग्रेना के द्वारा ये सांस लेते हैं, अपना भोजन बनाते हैं। जैसे कि सूर्य से क्या आता है, भोजन, ग्रेना पहुंचता है, ग्रेना से क्या बनता है, भोजन, उसे बोलते हैं फ्लोएम। पौधे जल लेते हैं किसके द्वारा, जाइलम के द्वारा। और भोजन लेना, जल को लेना सूर्य के द्वारा बनाई गई क्रिया को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 27। अगला कौन सा 27 क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है कि शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। इसी क्वेश्चन प्यारा है, अच्छा क्वेश्चन है। शरीर के किस अंग में अमोनिया यूरिया में परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन ए है वृक्क, ऑप्शन बी है फेफड़े, ऑप्शन सी है यकृत या ऑप्शन सी आंत। तो अमोनिया यूरिया में कब बदलता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 27 की बात करें तो इसका ठीक सही उत्तर क्या हो जाएगा। अमोनिया जो यूरिया में बदलता है वो किसके माध्यम से बदलता है, तो वह यकृत के माध्यम से बदलता है। किसके, यकृत के माध्यम से बदलता है। यकृत के माध्यम से बदलता है, किसके माध्यम से, यकृत के माध्यम से बदल जाता है। यकृत मतलब हृदय। ये क्या करता है, अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है, ठीक है। अच्छा अब एक बात है, मानव का हृदय कितने चेंबर में होता है, मानव का हृदय और पक्षी का हृदय कितने चेंबर में होता है। तो मानव का हृदय, और उसके बाद बताएंगे हमें मानव का हृदय। अब बताना मछली का हृदय कितने चेंबर में होता है। उसके बाद बताना मेंढक का हृदय कितने चेंबर में होता है, मेंढक का चेंबर कितने हृदय चेंबर में होता है। चलिए, मानव का और पक्षी का 4 चेंबर में होता है, मछली का 3 चेंबर में होता है और मेंढक का भी 3 चेंबर में होता है। मछली का 2 चेंबर में होता है। इस प्रकार से जान सके। मेंढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, राना टिग्रीना है। मछली के अध्ययन क्या कहते हैं, इकेथोलॉजी कहते हैं। और मानव का वैज्ञानिक नाम क्या, होमो सेपियंस है। और पक्षी के अध्ययन क्या बोलते हैं, आयरनथोलॉजी कहा जाता है।
चलिए यहाँ से इतना हमने कवर किया। अच्छा क्वेश्चन नंबर देखते हैं 28 और 27 की बात करें तो हमारा सी सही रहेगा। कौन सा 27 का सी एकदम सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। कुछ पौधों में नाइट्रोजन स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। कुछ पौधों में नाइट्रोजन को रोक लेते हैं यानी नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु होते हैं। इन जीवाणुओं को क्या कहते हैं? क्या इन्हें नीले हरे शैवाल कहते हैं? ऑप्शन बी। क्या इन्हें नाइट्रोसोमोनास कहते हैं? ऑप्शन सी। क्या इन्हें एजोटोबैक्टर कहते हैं? या ऑप्शन डी क्या इन्हें राइजोबियम कहते हैं? तो जो जीवाणु नाइट्रोजन को रोक लें ऐसे जीवाणु को हम क्या कहते हैं? देखिए जो किसको रोक लें, मतलब क्वेश्चन नंबर 28 किसको रोक लेते हैं? नाइट्रोजन को रोक लेते हैं, उन्हें हम ऑप्शन क्या होगा? डी से होगा। ऑप्शन डी से होगा यानी कि राइजोबियम कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? राइजोबियम कहते हैं। ऐसे वाष्प को हम राइजोबियम कहते हैं जो किसको? नाइट्रोजन को रोक लेते हैं। बात करें नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 7 होता है। परमाणु भार कितना होता है? 14 होता है। ठीक है। नाइट्रोजन आज सब पृथ्वी पर यानी अंतरिक्ष में सबसे ज्यादा कौन सी गैस पाई जाती है? तो नाइट्रोजन कितनी पाई जाती है? 78% पाई जाती है। ठीक है। चलिए तो हमारा 28 का क्वेश्चन कौन सा हुआ? डी से रहेगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 क्या कह रहा? निम्न में से कौन सी खाद्य परिरक्षण की विधि नहीं है? मतलब किसके द्वारा भोजन को सुरक्षित नहीं किया जा सकता? ऑप्शन ए साल्टिंग यानी नमक को मिलाना। ऑप्शन बी सुखाना, कोई भी चीज़ को सुखा लेना। या ऑप्शन सी उबालना। या ऑप्शन डी अचार बनाना। तो हमारा क्वेश्चन 29 का क्या हो जाएगा? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29। पहला ऑप्शन इसमें कह रहा है कि साल्टिंग। जब हम किसी भी चीज़ में नमक मिला देते हैं तो उस वस्तु को हम अत्यधिक यानी ज़्यादा दिनों तक सुरक्षित रख सकते हैं। तो ऑप्शन ए तो होगा नहीं। ऑप्शन बी सुखाना। जैसे कि आप देखो आपने चावल बनाए और या फिर आपने कोई भी चीज़ बनाई, अचार बनाया, उसे धूप में डाल दो सूखने के लिए तो वो बहुत दिनों तक चलेगा, जल्दी मतलब ख़राब नहीं होगा। उबालना, आपने किसी भी चीज़ को उबाल दिया और रख दिया उबाल के ऐसे ही तो वो 2 दिन में ख़राब हो जाएगी। उसके बाद अचार बनाना, ये तो आपके सबके घर में होता भी, आप जानते हैं, ये तो सालों साल चलता है। तो 29 का मतलब उबालना यानी सी से जाएगा। ये एक ऐसी विधि है जिसमें कि खाद्य परीक्षण की विधि नहीं है। इससे हम किसी भी चीज़ को ज़्यादा दिन तक बचा नहीं सकते। ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताओ। क्वेश्चन 32 और क्वेश्चन 32 है ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑक्सैनोमीटर। ऑक्सैनोमीटर एक यंत्र है। इसका प्रयोग किस में किया जाता है? प्रकाश संश्लेषण की दर मापने में। ऑप्शन बी वृद्धि दर मापने में। ऑप्शन सी रसाकर्षण की दर मापने में। या ऑप्शन डी ऊर्जा ह्रास की दर मापने में। तो ऑक्सैनोमीटर यानी कि क्वेश्चन नंबर 30 ऑक्सैनोमीटर का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? ऑक्सैनोमीटर तो बता दें इसका ऑप्शन कौन सा? बी वाला से हो जाएगा। जो ऑक्सैनोमीटर है इसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं? वृद्धि दर मापने को, कि किसी भी चीज़ की मानव की वृद्धि, पेड़ पौधे की वृद्धि या हर चीज़ की मतलब वृद्धि को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। किसका? ऑक्सैनोमीटर का। ऑप्शन हमारा बी से होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31 है यदि पृथ्वी पर पाई जाने वाली वनस्पतियां समाप्त हो जाएं, मानो कि भी सारे जंगल काट दें, जितने जंगल हैं पेड़ पौधे सब काट दिए जाए, तो किस गैस की कमी हो जाएगी? हमें कौन सी गैस नहीं हो मिल पाएगी? इसीलिए भी बच बचाव आंदोलन में चलता रहता हमेशा है। तो कौन सी गैस की कमी होगी बताना। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड। ऑप्शन सी अब ऑप्शन बी नाइट्रोजन। ऑप्शन सी जल वाष्प। या ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 31 की तो हमारा 31 का क्वेश्चन नंबर 31 की बात करें तो अगर हमने सारे पेड़ पौधे काटे तो पृथ्वी पर ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। इसकी O2 की कमी हो जाएगी। O2 की बात करें तो हमारा ऑप्शन कौन सा है इसका? ऑप्शन डी एकदम सही रहेगा। अगर पेड़ पौधे काट दिए तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। कार्बन मोनोऑक्साइड और CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड बहुतायत मात्रा में बढ़ जाएगा। ठीक है। तो अगर सारे वृक्ष पौधे काट दिए गए तो ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम कौन सा? 32 का है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है ऊष्मीय ऊर्जा में। ऑप्शन बी रासायनिक ऊर्जा में। ऑप्शन सी विद्युत ऊर्जा में। या ऑप्शन डी ध्वनि ऊर्जा में। तो क्वेश्चन नंबर 32 की अगर बात करें तो हमारा 32 का कौन सा सही हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 32 का सही हो जाएगा कौन सा? यानी कि बी से का मतलब है रासायनिक ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण की ऊर्जा को हम किसे बदल सकते हैं? तो रासायनिक ऊर्जा में बदल सकते हैं।
और रासायनिक ऊर्जा में बदलने के बाद फिर से विद्युत ऊर्जा में और फिर तरह तरह की ऊर्जा में बदला जा सकता है। लेकिन सबसे पहले प्रकाश ऊर्जा को हम यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हम क्या करते हैं, रासायनिक क्रिया में ही ऊर्जा में बदल सकते हैं, जो कि 32 का हमारा कौन सा ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। देखते क्वेश्चन नंबर 33। माध्यम के ताप में परिवर्तित करता है। तो माध्यम के ताप में जो परिवर्तन है वो किस में परिवर्तित करता है? ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगों के आवृत्ति को, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों के आयाम को, या ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगों के तरंग दैर्घ्य को, या ऑप्शन डी ध्वनि तरंगों की प्रबलता को। तो क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? ताप में परिवर्तित करता है माध्यम कौन सा ताप को? तो हमारे बात करें 33 की, तो क्वेश्चन नंबर 33 का हमारा ऑप्शन कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। मतलब इसमें सी से क्या मतलब है हमारा? क्वेश्चन नंबर 33 का है सी, यानी कि ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य जब ताप बढ़ती है, मान लो धूप बढ़ने पर क्या होता है, ध्वनि बढ़ती है, तो उसी प्रकार कि ताप बढ़ने पर क्या है, ध्वनि तरंगों की तरंग दैर्घ्य क्या है, परिवर्तित हो जाती है, क्योंकि ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 और का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। क्या कहता है सेकंड लास्ट क्वेश्चन कि वायु में ध्वनि की चाल क्या है? ऑप्शन ए ताप पर निर्भर नहीं करती है, वायु में ध्वनि की चाल दाब के साथ बढ़ती है, वायु में ध्वनि की चाल आर्द्रता में वृद्धि के साथ बढ़ती है, वायु में ध्वनि की चाल आर्द्रता में वृद्धि के साथ घटती है। तो वायु में जो ध्वनि की चाल है वो आर्द्रता के साथ क्या होता है, बढ़ती है, आर्द्रता के साथ बढ़ती है। आर्द्रता के साथ अगर ये बढ़ती है तो हमारा ऑप्शन कौन सा रहेगा? आर्द्रता के साथ बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 34 में किस में दिया गया? आर्द्रता के साथ ये वृद्धि करती है या बढ़ती है, तो 34 का हमारा ऑप्शन कौन सा सी वाला सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन 35 क्वेश्चन। जल में चलने वाली मोटर नाव द्वारा उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं? ऑप्शन ए ना तो अंधेरी होती हैं ना अनुप्रस्थ होती हैं, ऑप्शन बी अंधेरी एवं अनुप्रस्थ दोनों होती हैं, ऑप्शन सी केवल अंधेरी होती हैं, या ऑप्शन डी केवल अनुप्रस्थ होती हैं। बताएंगे कैसी होती हैं? जल में चलने वाली मोटर नाव द्वारा उत्पन्न तरंगें कैसी होती हैं, बताएं। क्वेश्चन नंबर 35 का लास्ट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर अगर हम 35 की बात करेंगे तो हमारा इसका आंसर कौन सा बी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? बी से हो जाएगा। मतलब अंधेरे अनुप्रस्थ दोनों होती हैं। जो नाव चलता है, जो नवैया चलती है, बोट चलती समुद्र में, उसमें अनुप्रस्थ और अंधेरे दोनों प्रकार की तरंगें होती हैं। तो दोस्तों ये हमने जो हमारा आर्मी अग्निवीर यानी कि नर्सिंग स्टूडेंट का प्रैक्टिस का 7 पूरा किया, और इस प्रकार से पूरे हम जो 50 आपको कराएंगे। अगर आपने इन क्वेश्चनों को देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आपसे साइंस कहीं भी बच के नहीं जाएगी। तो आपको मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बेचते रहें। जय हिंद, जय भारत।